ओके। सो हमने लास्ट टाइम बात की क्रेब साइकिल की, और कैसे क्रेब साइकिल से हमें 6 मिल रहे थे एनएडी, और जो चेंज हो रहे थे 6 एनएडीएच में, और 2 एफएडीएच2 मिल रहे थे बिकॉज 2 एफएडी ने इनपुट में दिए थे। ठीक है, अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का यूज किया यार, जो हमने ग्लूकोज यूज किया, और वहां से हमने पायरुवेट बनाया, फिर पायरुवेट, 2 पायरुवेट बनाए, 2 पायरुवेट से 2 एसिटाइल को, 2 एसिटाइल को एक से 2 दफा क्रेब साइकिल घुमाई हमने, और वहां से हमने एनएडीएच और एफएडीएच2 बनाया। तो एनएडीएच और एफएडीएच2 जो है ना, ये रिड्यूस फॉर्म है इन मॉलिक्यूल्स की। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जितनी भी ग्लूकोज की एनर्जी होती है ना, वो क्रेब साइकिल के बाद इनमें स्टोर हो जाती है। तो हम इनको यूज करते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, कि ये दोनों मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर इंटर हो जाते हैं। और फिर क्या करते हैं, अब देखो यहाँ पर ये रिड्यूस फॉर्म है बिकॉज इनके साथ हाइड्रोजन लगा हुआ है। फिर हम इनकी ऑक्सीडेशन कराते हैं, यानी कि डीहाइड्रोजनेशन कराते हैं, इनसे हाइड्रोजन निकालते हैं। तो हाइड्रोजन निकालते हैं तो इलेक्ट्रॉन भी निकलता है। जब इलेक्ट्रॉन निकलता है, और फिर क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। हम इनसे एटीपी बनाते हैं, किसके जरिए, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के जरिए। बिकॉज जब भी इलेक्ट्रॉन मूव करेगा एक कैरियर से दूसरे कैरियर में, तो एक खास प्रोसेस करता है कि वो क्या करता है, जो H प्लस आयन होते हैं, जो प्रोटॉन, इनको H प्लस को हम प्रोटॉन कहते हैं। ये प्रोटॉन को, जब भी इलेक्ट्रॉन एक कैरियर से, यानी कि एक जो प्रोटॉन रिलीज होगा ना इनसे, अब उन्हें कोई कैरियर ले लेगा। जब कैरियर ले लेगा, अब जब कैरियर, ये वाला कैरियर इस वाले को पहुंचाएगा, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने में इतनी एनर्जी रिलीज होगी कि वो प्रोटॉन को ना, फॉर एग्जांपल ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर सारा काम हो रहा है ना, हमें पता है ये। सो जो माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स जो है ना, वहां से प्रोटॉन चला जाएगा, और वहां से ट्रांसफर किस में हो जाएगा, इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस में। ये इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस क्या होती है, माइटोकॉन्ड्रिया की डबल मेम्ब्रेन होती है। तो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के दरमियान जो स्पेस होती है, ये वाली, इसको हम इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस कहते हैं, और ये होता है मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स H प्लस आयन उठ के यहाँ चले जाएंगे जब हमारा इलेक्ट्रॉन मूव करेगा यहाँ से लेके एक कैरियर से दूसरे कैरियर में। और यही बेसिस है हमारी एटीपी जनरेट करने की, कि जब फिर हमारी एटीपी, जब H प्लस आयन कंसंट्रेशन हमारी इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस में ज्यादा हो जाएगी, तो फिर हम इन्हें एक एंजाइम के जरिए, जिसे हम एटीपी सिंथेटेज कहते हैं, एटीपी सिंथेटेज कहते हैं, उसकी मदद से हम इसको यहाँ से लेके यहाँ लेके आएंगे। जो एटीपी सिंथेटेज होता है, उसके ऊपर पार्टिकल होते हैं F0 F1 पार्टिकल। ये हमने माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पढ़ा था कि उसकी इनर मेम्ब्रेन पे होते हैं, इनर मेम्ब्रेन पे होते हैं F0 F1 पार्टिकल। तो F0 पार्टिकल होते हैं वो जो होते हैं मेम्ब्रेन में अटके हुए होते हैं, और F1 नीचे होते हैं। और F1 जो है ना, वो पार्टिकल्स हैं जिनके अंदर एटीपी जनरेट करने की कैपेबिलिटी होती है। तो खैर, ये हमने ओवरव्यू कर लिया है जो हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन में पढ़ने जा रहे हैं। तो हम इसकी बात करते हैं। इस चेन में होगा क्या कि एनएडीएच और एफएडीएच2 जो है, ये रिड्यूस फॉर्म है, ये ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। जब ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन आर पास अलोंग अ सीरीज ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। और जो फाइनल एक्सेप्टर होता है इलेक्ट्रॉन का, वो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन है, दैट इज द एमसीक्यू। इलेक्ट्रॉन का फाइनल एक्सेप्टर कौन है, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन है, जो इन इलेक्ट्रॉन को लेके और H प्लस आयन को लेके वाटर बना लेगा। अगर हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की कंपोनेंट की बात करें, तो जो मैं जो बता रहा हूँ सिर्फ जस्ट लर्न है क्या। जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, उसके ये कंपोनेंट होते हैं। सबसे पहले इसके अंदर होता है एनएडीएच डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। एनएडीएच का डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स है, जो एनएडीएच को यूज करेगा और इसके इलेक्ट्रॉन को निकलवाएगा। फिर है एफएडीएच2 का डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब या तो ये यूज होगा या ये यूज होगा, दोनों एक साथ यूज नहीं होते, हो भी सकते हैं, डिपेंड ऑन सिचुएशन कि आपके पास एनएडीएच आ रहा है या एफएडीएच आ रहा है। ठीक है, तो एनएडीएच का डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, एफएडीएच डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। देन फिर हमारे पास आता है ये क्यू, ये शो कर रहा है कोएंजाइम क्यू को। फिर कोएंजाइम क्यू के बाद जो है ना, आता है हमारा साइटोक्रोम रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स। ये रहा था तीसरे नंबर पे। जो साइटोक्रोम रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स है, उसके बाद हमारा आता है साइटोक्रोम सी। फिर साइटोक्रोम सी के बाद आता है हमारा साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स। So NADH dehydrogenase complex, then FADH dehydrogenase complex, cytochrome, sorry, coenzyme Q, then cytochrome reductase complex, cytochrome C, and then cytochrome oxidase complex। ठीक है, तो ये सारे हो गए कंपोनेंट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के। अब हम इलेक्ट्रॉन फ्लो की बात करते हैं। भाई NADH आया, NADH डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स में, जहां पर इसकी डिहाइड्रोजनेशन हुई, यानी कि हमने इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए इसमें से। ऑक्सीडाइज होता है जब ये रिएक्ट करता है, यानी कि NADH इज ऑक्सीडाइज व्हेन इट रिएक्ट विद NADH डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। इसके बाद जब रिएक्ट करता है हमारा NADH, तो वो क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है, यानी उसमें से आप इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हो। इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हो तो साथ साथ जहां इलेक्ट्रॉन जाता है वहां हाइड्रोजन आयन भी जाता है, यानी कि प्रोटॉन भी जाता है।
सो इलेक्ट्रॉन नाउ मूव टू द कोएंजाइम टू। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना, जब यहाँ पर देखो हमारा NADH आया, और NADH जब आया तो ऑक्सीडाइज हो गया, NAD बन गया बिकॉज H यहाँ से रिमूव हो गया है, और दो इलेक्ट्रॉन इसने रिलीज कर दिए। तो इसने दो इलेक्ट्रॉन रिलीज किए हैं, वो NADH डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स से चले जाएंगे कोएंजाइम क्यू में। और जब इन वो आ गए कोएंजाइम क्यू में, तो कोएंजाइम क्यू जो है ना, ये इलेक्ट्रॉन का मोबाइल कैरियर है, दैट इज MCQ। कोएंजाइम क्यू और साइटोक्रोम सी दोनों मोबाइल कैरियर हैं। तो ये कोएंजाइम क्यू जो है ना, इलेक्ट्रॉन फॉरन से ये देगा साइटोक्रोम रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स को। फिर साइटोक्रोम रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स जो है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे साइटोक्रोम सी में। साइटोक्रोम सी मोबाइल कैरियर है, और ये फॉरन से देगा साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स को। ठीक है, तो ये सारा काम हो रहा है। कोएंजाइम क्यू आर नाउ ट्रांसफर टू साइटोक्रोम रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स विच हैंड ओवर टू साइटोक्रोम सी, हमने ये पढ़ा। और लाइक कोएंजाइम क्यू की तरह साइटोक्रोम सी क्या है, मोबाइल कैरियर है। तो मोबाइल कैरियर दो हैं, कोएंजाइम क्यू एंड साइटोक्रोम सी, ये MCQs का पॉइंट है। फिर साइटोक्रोम सी जो होता है, ये डिलीवर करता है टू द साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स। जो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स है, वो क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन, जो दो इलेक्ट्रॉन है उन्हें फाइनली ऑक्सीजन के पास भेज देता है। जो ऑक्सीजन है वो दो हाइड्रोजन को लेता है। ठीक है, इट बिकम, जब ऑक्सीजन को दो इलेक्ट्रॉन को लेता है तो रिएक्टिव हो जाता है ऑक्सीजन। फिर ऑक्सीजन कंबाइन करता है हाइड्रोजन आयन के साथ और बना देता है वाटर। ठीक है, और इसमें जो एनर्जी रिलीज होती है ना, इलेक्ट्रॉन जब एक कैरियर से जाता है दूसरे कैरियर में, उससे हम प्रोटॉन पंप करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स से इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस में, ये मैंने बताया। अच्छा, ऐसी तीन साइड है जहां पर ये वाला काम होता है। कौन सा वाला काम, कि आप एक जगह से ले रहे हो इलेक्ट्रॉन और दूसरी जगह ट्रांसफर कर रहे हो, यानी कि, ठीक है, वो कौन कौन सी है। एक है NADH डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। जो NADH का डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स था ना, यहाँ पर भी जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा ना यहाँ से आगे कोएंजाइम क्यू की तरफ, तो यहाँ पर ये क्या करेगा, H+, ये प्रोटॉन की पंपिंग कराएगा। फिर कहाँ पर होगी, साइटोक्रोम रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स पे पंपिंग होगी, और साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स पे पंपिंग होगी, बिकॉज दीज आर द साइड जहाँ पर एंजाइम होती है। यूबिक्विनोन इज नॉट अ प्रोटीन। यूबिक्विनोन एक प्रोटीन नहीं होता, बट के स्मॉल मॉलिक्यूल है विच इज सॉल्युबल इन लिपिड एंड इनसॉल्युबल इन वाटर। यूबिक्विनोन है, इट इज अ नॉट अ प्रोटीन, बल्कि एक मॉलिक्यूल है जो कि लिपिड में सॉल्युबल है लेकिन वाटर में सॉल्युबल नहीं है। साइटोक्रोम लिटरली मीन सेल कलर। साइटोक्रोम का मतलब होता है सेल का कलर। रिड्यूस साइटोक्रोम आर पिंक इन कलर, ये MCQs है। रिड्यूस साइटोक्रोम पिंक इन कलर होते हैं। दे आर प्रोटीन प्लस पिगमेंट मॉलिक्यूल। प्रोटीन और पिगमेंट मॉलिक्यूल बनाकर हमारे साइटोक्रोम बनाते हैं। कंटेनिंग आयरन, MCQs है, साइटोक्रोम में आयरन होता है। दे कैन गेन और लूज इलेक्ट्रॉन। वही बात है, हम देख रहे हैं ना, साइटोक्रोम NADH डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स है, साइटोक्रोम रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स है, फिर साइटोक्रोम ऑक्सीजनेज कॉम्प्लेक्स है, ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स है। ये सारे इलेक्ट्रॉन ले भी सकते हैं और लूज भी कर सकते हैं। तो ये ना साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा आखिरी दफा, और पहुंचा देगा ऑक्सीजन को, जो कि हमारा फाइनल एक्सेप्टर है इलेक्ट्रॉन का। ठीक है। अच्छा, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है ना, वो ADP डायरेक्टली नहीं बनाती। इसका काम क्या है, तो इसका काम यह है कि इलेक्ट्रॉन को ना आराम से फ्लो कराएगा। और इट इज, इस फंक्शन इज टू फॉल द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फूड टू ऑक्सीजन रिलीजिंग। फूड टू ऑक्सीजन, इलेक्ट्रॉन को वो फूड से ऑक्सीजन के पास पहुंचाता है, जो एनर्जी, ऑक्सीजन फिर क्या है, एनर्जी रिलीज करता है। और अब सवाल पैदा ये होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को यूज करके और एनर्जी को यूज करके ATP कैसे बनाता है। इसका आंसर है कीमोस्मोसिस। ये कीमोस्मोसिस वो प्रोसेस है जिसके जरिए हमारा माइटोकॉन्ड्रिया ATP बनाता है। कह रहे हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन is the synthesis of ATP molecule with the help of energy liberated during oxidation of reduced coenzyme produced in respiration. The enzyme required for this synthesis is ATP synthetase. कह रहे हैं what actually is oxidative phosphorylation? Oxidative phosphorylation is a process जिसमें हम ATP बनाते हैं। ATP का synthesis होता है with the help of energy which was released जब आपने ये रिड्यूस NADH और FADH2 को ऑक्सीडाइज किया था। जब आप यानी कि NADH और FADH2 की ऑक्सीडेशन करते हैं, इनमें से इलेक्ट्रॉन को पास आउट करते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, तो इनकी वजह से जो एनर्जी होती है, रिलीज होती है, हम उसकी मदद से ATP बनाते हैं, और इस प्रोसेस को ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन कहते हैं। और जो ATP बनाने के लिए जो हम एंजाइम यहाँ पर यूज करते हैं वो ATP सिंथेटेज, ये रहा। इसके दो पार्ट्स हैं, F0 चैनल है एक, और F1 पार्टिकल है। F0 चैनल के जरिए इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस से हाइड्रोजन आयन अंदर पास आउट हो जाते हैं मैट्रिक्स की तरफ। ठीक है, बिकॉज कब होते हैं पास, जब यहाँ पर H+ आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाए। कैसे हो जाएगी, जो हमने कहा था ना कि NADH डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स है,
फिर उसके बाद साइटोक्रोम रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। और उसके बाद हमारा लास्ट ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स था, ठीक है। ये 1 हो गया, ये 3 हो गया और ये 4, ये वो और साइटोक्रोम सी, ये सारे वो एरियाज हैं जब इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा होता है एक जगह से दूसरी जगह पर, तो H प्लस आयन को पंप कर रहे होते हैं। ये कौन है? एनएडीएच डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स। वो कितना पंप करता है? एक को कर रहा है बारी बारी। 3 कौन कर रहा है? जो 3 एक साथ कर रहा है दैट इज हमारा साइटोक्रोम रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स, और जो एक कर रहा है वो है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स, ठीक है। हमने इसकी बात कर ली। सो अब आगे देखते हैं। कह रहे हैं जो एडीपी सिंथेटेज है ना, ये इंटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे होती है, एमसीक्यूज हो गया। इसके दो पार्ट्स हैं, एफ नोट एफ वन। एफ नोट जो है मेम्ब्रेन में फंसा हुआ है, एम्बेडेड है, और इसमें क्या होती है? मूवमेंट होती है प्रोटॉन की इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस, यानी इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस ये वाली है, इससे होती है मैट्रिक्स में, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, ठीक है। और एफ वन पार्टिकल जो है उनको हम एफ वन एलिमेंट्री पार्टिकल भी कहते हैं। इज अ हेड लाइक पार्ट, ये सर की तरह का पार्ट है। देखो ये हेड ऐसा लग रहा है कि सर है, गोल गोल सर की तरह का पार्ट है, विच इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम मेम्ब्रेन टुवर्ड द मैट्रिक्स। ये क्या करता है? एडीपी बनाता है बाय कंबाइनिंग एडीपी एंड पीआई। देखो ये एडीपी और पीआई को मिलाएगा, जब एडीपी और फॉस्फेट मिलेंगे तो एडीपी बन जाएगा। और कैसे बनेगा? विद द हेल्प ऑफ प्रोटॉन की ट्रांसफर, जो या प्रोटॉन वहां से यहाँ पर आएगा। और नॉर्मली ये होता है कि जब 3 प्रोटोन ट्रांसफर होते हैं तो हमारे पास एक एडीपी बनता है। तो 3 प्रोटोन के ट्रांसफर होने से एक एडीपी बनता है हमारे पास। ओके, ये कैसे होता है? भाई देखो, जो एडीपी सिंथेटेज जो है ना, एक्टिव कब होता है? एडीपी सिंथेटेज हमारा एंजाइम जो ये वाला है, ये एक्टिव उस वक्त होता है जब एडीपी होता है, जब प्रोटॉन का ग्रेडियंट, जब H प्लस आयन ज्यादा हो जाते हैं किसमें? एफ नोड के साइड पे। एफ नोड के साइड कहाँ है? ये रही। तो एफ नोड के साइड यानी कि हमारे ऊपर वाले एरिया में, जो कि इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस है, वहां पर जब प्रोटॉन ज्यादा हो जाते हैं तो फिर ये क्या होता है? एडीपी सिंथेटेज एक्टिव हो जाता है, और फिर क्या करता है? वहां से ये एफ नोड के जरिए H प्लस आयन को ऊपर से नीचे भेजता है, और 3 यहाँ जाते हैं तो एडीपी फॉस्फेट के साथ कंबाइन करता है और एडीपी बना देता है। The flow of proton through F node channel induces F1 particle to function at as ADP synthesis. F1 particle are the basic particles जो कि ADP synthesis की तरह काम करते हैं। F node सिर्फ एक रास्ता देता है। और कैसे होता है? द एनर्जी ऑफ प्रोटोन ग्रेडियंट। प्रोटोन ग्रेडियंट, ग्रेडियंट क्या होता है यार? ग्रेडियंट होता है एक मुकाबला यहाँ पे, यानी कि यहाँ पर और इनके दरमियान एक रेशो बन गया ना, कि यहाँ पर ज्यादा है और यहाँ पर कम है प्रोटोन, तो ये इसको कहते हैं ग्रेडियंट बन गया, ठीक है। सो जो प्रोटॉन ग्रेडियंट से जो एनर्जी रिलीज होती है, इट इज यूज टू कंबाइन एडीपी एंड फॉस्फेट टू फॉर्म अ हाई एनर्जी बॉन्ड। दिस प्रोड्यूस एडीपी। ऑक्सीडेशन ऑफ, अच्छा एक और एमसीक्यूज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। ये NADH2 जो होता है ना, अगर उसको हम ऑक्सीडाइज, उसके एक मॉलिक्यूल को ऑक्सीडाइज करेंगे तो हमें 3 एडीपी मिलते हैं, ठीक है। और सेम इसी तरह FADH2 के एक मॉलिक्यूल को ऑक्सीडाइज करेंगे तो हमें 2 एडीपी मिलेंगे। तो करेब साइकिल के अंदर हमने 6 बनाए थे NADH2, 2 बनाए थे FADH2, तो 6 से हमें 18 एडीपी मिल जाएंगे, ठीक है। और जो FADH2 है वहां से 4 मिल जाएंगे, तो 12 एडीपी, तो सॉरी 22 एडीपी तो इस तरह हो गया। फिर क्या किया था? अगर हम याद करें तो हमने एक प्रोसेस किया था, पायरुवेट। पायरुवेट को हमने बनाया था एसिटाइल कोए में, ठीक है। तो पायरुवेट हमारा चेंज हुआ था एसिटाइल कोए में, तो वहां पर हमारा एक रिलीज हुआ था NADH, लेकिन हमने कहा था ना ये तो एक के लिए है, लेकिन पायरुवेट तो हमारे दो होते हैं, जो ग्लाइकोलाइसिस के जरिए बनते हैं। तो बेसिकली दो यहाँ पे NADH2 यहाँ भी रिलीज हुए थे, तो जो ठीक है। अब इनका थोड़ा काम अलग है। क्या देखो, ये दो दो NADH यहाँ रिलीज होते हैं ना, होना तो ये चाहिए कि दो दो NADH हैं तो यहाँ से 6 ADP बनने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? बिकॉज जो NADH जो है ना, इसकी एंट्री अल्लाह नहीं होती माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया वो जगह है जहां पर आप NADH को यूज करके एटीपी बना रहे हो। तो होता क्या है? NADH अंदर नहीं जा सकता, किसके अंदर? हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। जब NADH हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर नहीं जा सकता, तो फिर हम ये एटीपी कैसे जनरेट करेंगे इससे? तो भी होता ये है कि NADH खुद तो नहीं जा सकता, लेकिन इसके इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना वो अंदर आ जाते हैं। जब इलेक्ट्रॉन अंदर आ जाते हैं ना, तो वो FADH के पास चले जाते हैं, FAD के पास चले जाते हैं, और FAD को वो FADH2 में चेंज कर देते हैं। तो दरअसल यहाँ पर बन तो NADH रहा है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, बिकॉज इसकी एंट्री नहीं हो सकती, तो वहां पर ये दो FAD की तरह काम करेगा। जब दो FAD की तरह काम करेगा तो इस प्रोसेस से भी हमें 4 एटीपी मिलेंगे, ठीक है, बिकॉज दो यहाँ पे वो बनने वाले थे, ठीक है। ये हो गया। और फिर हम आके क्रेब साइकिल से भी हमें टोटल 2 एटीपी मिलने वाले हैं, और 2 एटीपी तो वैसे मिलने वाले हैं, और साथ में
क्रैब साइकिल वगैरह के जो प्रोडक्ट है NADH FADH2 वहां से भी मिलेंगे। इसकी एक मैं समरी बताऊंगा। तो हमने इसकी बात की, इस तरह ये मूव कर रहा है। अब ये सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन क्या होती है यार? देखो, जो मेन ऑब्जेक्टिव है ना सेलुलर रिस्पायरेशन का, व्हाट एक्चुअली सेलुलर रिस्पायरेशन, सेलुलर रिस्पायरेशन इज, आप खाने को यूज कर रहे हो, उसको ब्रेक डाउन कर रहे हो, ठीक है, और उससे आप एनर्जी रिलीज कर रहे हो। इसके दो प्रोसेस हैं, या तो एरोबिक है या एनारोबिक है। एरोबिक क्या होती है? ऑक्सीजन की मौजूदगी में। एनारोबिक क्या है? इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। जो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है उसके दो तरीके हैं, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है और दूसरा क्या है? अल्कोहल वाली है। तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है, वो होती है आपके बैक्टीरिया के अंदर, ठीक है। हाँ, नॉर्मली बैक्टीरिया के अंदर होती है और आपकी मसल्स के अंदर भी होती है। जब आप थक जाते हो ना, एक्सरसाइज कर रहे होते हो, तो आपकी मसल फिर ना ऑक्सीजन उनको नहीं मिल रहा होता उतना जितना उनको चाहिए होता है। फिर मसल्स क्या करती हैं? वो चली जाती हैं, ऑक्सीजन को यूज करने के बजाय वो यूज करना स्टार्ट कर देती हैं आपका एनारोबिक पाथवे विदाउट ऑक्सीजन। और लैक्टिक एसिड बनता है, और लैक्टिक एसिड जब जमा होता है आपकी मसल्स में तो आपको पेन होता है और आपकी मसल्स थक जाती हैं, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाती। सो व्हाट एक्चुअली सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, देखो हमने पढ़ा था सबस्ट्रेट, ये देखो व्हाट एक्चुअली, पहले हम फॉस्फोराइलेशन की बात करें। फॉस्फोराइलेशन है जो ये वाला फॉस्फोराइलेशन है, सिंपली फॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है आप फॉस्फेट यूज करो, लेकिन इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। आप इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बनाओ और इसको ऐड कर दो किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में। तो आप इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को ऐड कर दो किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में, इसको फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। लेकिन जो हमने ग्लाइकोलाइसिस के अंदर पढ़ा, ये 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट था, उसको आप उसमें आप जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में से फॉस्फेट लें और वहां से ADP बनाएं, इसको हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइ सॉरी, इसको हम कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। तो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन की हमने बात कर ली कि इट इज द ट्रांसफॉस्फेट इज इंजाइमेटिकली ट्रांसफर्ड फ्रॉम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इनटू और फ्रॉम ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, इट इज कॉल्ड सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। यानी कि ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल का ATP जब हम यूज करते हैं, इसका जब हम फॉस्फेट मॉलिक्यूल यूज करते हैं इसको, और वहां से हम ATP जनरेट करते हैं, इसको हम कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। हाउएवर इट अकाउंट्स फॉर ओनली स्मॉल परसेंटेज ऑफ ATP। और ये जो है ना तीन जगह पर होता है। तो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन कहाँ पर होती है? तीन जगह पर होती है। कहाँ कहाँ पर होती है भाई? एक तो होती है आपके ये ग्लाइकोलाइसिस के अंदर। कहाँ पर होती है ग्लाइकोलाइसिस के अंदर? देखो, आपने ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बनाया था, फिर वहां से आपने इसके अंदर फॉस्फेट ऐड किए थे, ठीक है, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के अंदर, और आपने बना लिया था 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट। अब जब 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट से आपने 3 फॉस्फोग्लिसरेट बनाया था ना, तो वहां पर आपका बना एक ATP रिलीज हुआ था। और फिर फॉस्फोइनोल पायरुवेट जब पायरुवेट में बदलता है ना विद द हेल्प ऑफ पायरुवेट काइनेज, यहाँ पर भी ATP रिलीज होता है। तो ग्लाइकोलाइसिस में ये प्रोसेस दो दफा होता है। टोटल ये तीन जगहों पर होता है, ग्लाइकोलाइसिस में दो दफा होता है, और यहाँ पे हमें दो ATP मिल जाते हैं, ठीक है। नेट गेन दो का होता है, हालांकि टोटल हमें चार ATP मिल जाते हैं इन प्रोसेस के जरिए, ठीक है, बिकॉज दो दो 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट होते हैं। अगर नेट गेन की बात करते हैं ग्लाइकोलाइसिस में तो ये टोटल दो होता है, बिकॉज जो बाकी दो होते हैं वो जो हमारा इन्वेस्टमेंट फेज था उसमें यूज हो जाते हैं। क्रेब्स साइकिल की बात करें तो क्रेब्स साइकिल में जब हमारा सक्सिनाइल को चेंज होता है सक्सिनेट में, तो यहाँ पर क्या होता था? हमारा फॉस्फेट ऐड हो GDP से चेंज हो रहा था GTP में, और GTP चेंज कर रहा था ADP को फॉस्फेट में। तो यहाँ पर भी हमारा ADP रिलीज हो गया था, लेकिन क्योंकि क्रेब साइकिल दो दफा होती है तो यहाँ पर दो मॉलिक्यूल रिलीज हुए थे ATP के, ठीक है। और इसके अलावा, हाँ ये हो गया। अच्छा, खास बात ये है, तो हमने क्रेब साइकिल की बात कर ली, ग्लाइकोलाइसिस यहाँ पर हो गया, क्रेब साइकिल की बात कर ली, और कह रहे हैं टोटल तीन जगहों पर होता है ना, ठीक है, हम इसको डिस्कस करेंगे। पहले हम इस पैराग्राफ को आगे फर्दर लेके चलते हैं कि सिंस ATP कैन बी सिंथेसाइज्ड डायरेक्टली फ्रॉम ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट, कह रहे हैं अब ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट से हमने सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन के जरिए ATP डायरेक्टली बना लिया है। लेकिन ये किस तरह हुआ है? ये एक्सर्गोनिक रिएक्शंस के जरिए हुआ है। ये एक्सर्गोनिक रिएक्शंस क्या होते हैं? एक्सर्गोनिक रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस जिसमें एनर्जी अब क्या हो रही होती है? रिलीज होती है। तो एक्सर्गोनिक आर एनर्जी रिलीजिंग रिएक्शन, जैसे कि सेलुलर रिस्पायरेशन है जिसमें आपको ATP मिल रहा है, जिसमें आप ATP रिलीज कर रहे हो, तो वो एक्सर्गोनिक रिएक्शंस होते हैं। Therefore, it is said that substrate level phosphorylation
कपल्स द एक्सर्गोनिक रिएक्शन विद द सिंथेसिस ऑफ एटीपी। सबस्ट्रेट लेवल फोस्फोराइलेशन जो है, सबस्ट्रेट लेवल फोस्फोराइलेशन जो है वो एक्सर्गोनिक रिएक्शंस को मिलाती है फॉर द सिंथेसिस ऑफ एटीपी। दिस एटीपी आर देन यूज्ड टू ड्राइव एंडरगोनिक रिएक्शंस। एंडरगोनिक रिएक्शंस क्या होते हैं, यानी कि ये एटीपी फिर यूज होते हैं एंडरगोनिक रिएक्शंस को चलाने के लिए। और एंडरगोनिक रिएक्शंस क्या होते हैं, वो रिएक्शंस होते हैं जिनमें एनर्जी स्टोर होती है, लाइक प्रोटीन का बनना, जब यानी कि कोई बॉन्ड का बनना या किसी मॉलिक्यूल का बनना, किसी चीज का बनना हमारी बॉडी के अंदर। इन दिस वे आउट ऑफ 36 एटीपी विच आर प्रोड्यूस ड्यूरिंग एरोबिक रिस्पायरेशन, एमसीक्यूज है, एरोबिक रिस्पायरेशन के अंदर 36 एटीपी बनते हैं ह्यूमन के अंदर जो कि यूकैरियोट्स होंगे, और 38 बनते हैं प्रोकैरियोट्स के अंदर। ये एमसीक्यूज है। 36 एटीपी एरोबिक रिस्पायरेशन के जरिए टोटल 36 एटीपी बनते हैं यूकैरियोट्स में, जैसे कि हम इंसान है हमारे अंदर भी। और जो 38 होते हैं वो बनते हैं प्रोकैरियोट्स के अंदर। इसका रीजन भी मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो कह रहे हैं इन टोटल 36 में से 4 एटीपी जो होते हैं ना वो सबस्ट्रेट लेवल फोस्फोराइलेशन से बनते हैं। जो 32 होते हैं वो कीमोस्मोसिस के जरिए बनते हैं। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन किस में होती है, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है हमारी ऑक्सीडेटिव सॉरी एरोबिक रिस्पिरेशन में। तो कीमोस्मोसिस ये सब जो है एरोबिक रिस्पिरेशन होगा तो 32 एटीपी मिलेंगे हमें ये वाले, ठीक है। ये 4 एटीपी किससे मिल रहे हैं, सबस्ट्रेट लेवल फोस्फोराइलेशन में बन रहे हैं, जो ग्लाइकोलाइसिस में हो रही है और बाकी जगह पर भी हो रही है। सो अगर एरोबिक रिस्पिरेशन होगी तो ये काम होगा, अगर एनएरोबिक होगी तो फिर कितने एटीपी बनेंगे। अगर एन एरोबिक रिस्पिरेशन होगी तो सिर्फ हमारे 2 एटीपी बनेंगे। ये एमसीक्यूज है। एन एरोबिक में 2 एटीपी बनते हैं और एरोबिक में हमें 36 मिलते हैं यूकैरियोट्स में, 38 मिलते हैं प्रोकैरियोट में। अब ये वाली बात क्यों कि भाई 36 उसमें मिल रहे हैं यूकैरियोट में और आपको मिल रहे हैं 38 प्रोकैरियोट्स में। वो इसलिए कि यार देखो हमने बात की थी कि जो हमारा यहाँ पर ग्लाइकोलाइसिस हुआ, बल्कि नहीं, हमने एसिटाइल को ये बनाया, ये जब हमने एसिटाइल को ये बनाया था वहां से हमारे 2 NADH यूज हुए थे, ठीक है, ऐसा हुआ। और यहाँ देखो, बल्कि सॉरी, मैंने थोड़ा एक मिस्टेक की है, मैं उसको यहाँ पे करेक्ट कर देता हूँ कि आपने जो जो ग्लाइकोलाइसिस हुआ है ना वो हुआ है साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है, एक ही तरह का काम था। बट याद रखना ये जो एसिटाइल को ये बना है ये साइटोप्लाज्म के अंदर नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बनता है। जो मैंने था वो थोड़ा इसको मिसप्लेस कर दिया था कि आपका जो ग्लूकोज है वो चेंज हुआ 2 पायरुवेट में विद द हेल्प ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस जो कि आपके साइटोसोल में हुआ। जब साइटोप्लाज्म के अंदर ये काम हो रहा होता है ना तो साइटोप्लाज्म के अंदर आपको 2 NADH मिलते हैं, ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस के जरिए। लेकिन जो 2 NADH बनते हैं साइटोप्लाज्म में बनते हैं, ये आप अंदर इनको नहीं भेज सकते किसके अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डायरेक्टली। तो ये खुद डायरेक्टली नहीं जाते, बट ओनली एनर्जाइज इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना NADH के वो जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। और ये एनर्जाइज इलेक्ट्रॉन जाके मिलते किसको हैं, FAD को मिलते हैं। जब FAD को मिलते हैं तो वहां से क्या बन जाता है, FADH2। तो नॉर्मली ग्लाइकोलाइसिस से जो हमें 2 NADH2 मिले वहां से हमने 6 ATP बनाने थे, ठीक है, बिकॉज एक NADH 3 ATP बनाता है। जो 2 थे तो वहां से हमें 6 मिलने चाहिए थे, लेकिन 6 नहीं हमें 4 मिले, बिकॉज यहाँ पे NADH खुद अंदर नहीं गया माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर के वहां पे जाके ATP बनाया, बिकॉज ये NADH जितने भी हैं और FADH हैं ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाएंगे। जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर है वहां जाएंगे तभी तो यहाँ से इनके एटीपी बनेंगे। सो NADH खुद नहीं किया, इसने अपने एनर्जाइज इलेक्ट्रॉन भेजे जो FAD के साथ मिले और FADH2 बना दिया। अब क्योंकि 2 NAD हैं तो 2 FAD बनेंगे और यहाँ पे हमें 4 ATP मिलेंगे। सो 4 ATP यहाँ पे मिल गए। फिर जो एसिटाइल को ये बनता है जिसमें हम पायरुवेट की ऑक्सीडेशन करवा रहे होते हैं ना, पहले डिकार्बोक्सिलेशन भी करवाते हैं, उसके बाद हम इनकी उसके बाद हम, हाँ, ऑक्सीडेशन कराते हैं। जब आप क्या करते हो एसिटाल्डिहाइड में से दो हाइड्रोजन निकाल लेते हो, फिर आप क्या कराते हो, कोए ऐड कराते हो तो एसिटाइल कोए बन जाता है पायरुवेट से। तो 2 पायरुवेट से 2 एसिटाइल कोए बने। यहाँ पर भी 2 NAD रिलीज होते हैं, लेकिन क्योंकि ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर रिलीज हो रहे हैं तो यहाँ पे 6 ATP बनेंगे। फिर से हम इसी तरह ये। सो अब तो यहाँ 6 ये मिलेंगे, 18 मिलेगा हमें क्रेब्स साइकिल से इसके जरिए, और 4 इसके जरिए मिलेंगे। तो हम इनको ऐड करें तो 4 6 10 और ये 18 28 और ये 32 32 और 4 सबस्ट्रेट लेवल फोस्फोराइलेशन जो कहाँ कहाँ पर हुई यहाँ पर हुई है। किस किस में, आपकी क्रेब्स साइकिल के अंदर हुई है सबस्ट्रेट लेवल फोस्फोराइलेशन, और आपकी ग्लाइकोलाइसिस के अंदर हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 4 ATP से मिले, तो 32 और 4 36 ये हो गए यूकैरियोट्स के अंदर। बिकॉज यूकैरियोट्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, और अगर माइटोकॉन्ड्रिया होता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, माइटोकॉन्ड्रिया को क्रॉस कराना पड़ेगा NAD को। जो क्रॉस नहीं करेंगे तो FAD मिलेगा और FAD 2 ATP कम देगा। लेकिन प्रोकैरियोट्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया तो होता ही नहीं है,
जब माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता तो जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का काम है ये माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा कहीं और जगह पर हो रहा होगा। यानी आपके साइटोप्लाज्म के अंदर जो एनएडी होता है, एनएडीएच, उसको क्रॉस करने की जरूरत ही नहीं होगी। वो बगैर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर ही अपना जो भी काम करना है वो कर लेगा और हमें टोटल 38 एटीपी मिलेंगे। ये था उसका रीजन। ठीक है। अब इसमें ये पूछ रहे हैं कि ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट इंपॉर्टेंट क्यों है। ये इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट है रिस्पायरेशन का, ठीक है, जो सेलुलर रिस्पायरेशन हो रही है और फोटोसिंथेसिस का। रिस्पायरेशन में ये कब मिलता है हमें, ग्लाइकोलाइसिस में मिलता है, विच लीड टू फॉर्मेशन ऑफ पायरुवेट। ठीक है, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बीच में मिलता है हमें, वहां से हम पायरुवेट बना लेते हैं। और केल्विन साइकिल जो कि डार्क रिएक्शन होता है फोटोसिंथेसिस का, G3 मॉलिक्यूल्स हमें मिलते हैं, they are converted into glucose phosphate within the chloroplast। so G3P phosphate के जो मॉलिक्यूल्स हैं ये हम किस में चेंज कर देते हैं, इनको ग्लूकोज फॉस्फेट में चेंज कर देते हैं। जो ग्लूकोज फॉस्फेट होता है वो बंद किस में, क्लोरोप्लास्ट में। तो ग्लूकोज फॉस्फेट है दिस, इट इज देन कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज एंड स्टार्च। तो केल्विन साइकिल के अंदर ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट आर कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज फॉस्फेट विद इन द क्लोरोप्लास्ट। और ग्लूकोज फॉस्फेट जो है इट इज देन कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज एंड स्टार्च। अब ये डिफरेंट प्रोसेस कह रहे हैं यार, इसमें जो आपको याद रखना है वो ये याद रखना है कि देखो ग्लूकोज जो होता है ग्लाइकोलाइसिस के जरिए वो बना देता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट होता है, वहां से हम ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बनाते हैं। ठीक है। अब जो आपके फैट्स हैं, आप फैट्स को भी यूज कर सकते हो। किस तरह, फैट आपका चेंज हो जाएगा फैटी एसिड में, ठीक है, और ग्लिसरॉल में। जब इनको आप हाइड्रोलाइसिस कराओगे फैट्स की, तो ये चेंज हो जाएगा फैटी एसिड्स में। व्हाट इज हाइड्रोलाइसिस ऑफ फैट्स, यानी कि फैट्स को तोड़ो, बिकॉज फैट फैटी एसिड से मिलके बनता है, ग्लिसरॉल से मिलके बनता है। जब आप फैट को तोड़ोगे तो आपको ग्लिसरॉल भी मिलेगा और फैटी एसिड भी मिलेंगे, तीन। जब तीन फैटी एसिड मिलेंगे और, ठीक है, तो आप ग्लिसरॉल को दोबारा चेंज कर दोगे ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में, और फैटी एसिड भी चेंज हो सकते हैं एसिटाइल कोए में। एसिटाइल कोए फिर क्रेब्स साइकिल के जरिए एटीपी बनाएगा। प्रोटीन जो होते हैं इनकी हाइड्रोलाइसिस कराते हो तो अमाइनो एसिड में चेंज हो जाते हैं। अमाइनो एसिड्स की डीअमाइनेशन कराते हो तो अमोनिया रिलीज हो जाता है। और यहाँ से फिर आप डीअमाइनेशन के बाद जो इसका प्रोडक्ट रिलीज होता है वो जाता है किसके अंदर, क्रेब्स साइकिल के अंदर। ये यहाँ पर यही बात की गई है कि फैट कैन बी यूज एज एन एनर्जी सोर्स, इट ब्रेक डाउन इनटू ग्लिसरॉल एंड 3 फैटी एसिड, और ग्लिसरॉल इज कन्वर्टेड इनटू G3P, a metabolite in glycolysis। Fatty acid are converted into acetyl CoA, MCQs, fatty acid are converted into acetyl CoA which enter the Krebs cycle। अगर 18 कार्बन वाला फैटी एसिड होगा ना, वहां से 9 एसिटाइल कोए मिलेंगे। और याद रखना, एक एसिटाइल, अगर हमें 2 एसिटाइल कोए थे तो वहां हमने बना लिए थे काफी ज्यादा एटीपी बना लिए थे। ठीक है, तो अगर ये एसिटाइल को ये 9 हो जाए तो कितने बनाएंगे, इट इज योर कैलकुलेशन, ये आपका टास्क है, जस्ट कंप्लीट दैट। प्रोटीन जब टूटता है अपने अमाइनो एसिड में टूट जाता है। सो अब ये उसका आर ग्रुप है ना, जो अमाइनो एसिड में टूट गया है, तो अमाइनो एसिड में हमारी एक होती है कार्बन की चेन होती है, ठीक है, कार्बन चेन होती है। तो उस कार्बन चेन में एक आर ग्रुप भी होता है। तो आर ग्रुप का साइज जो होता है ना, डिटरमाइन वेदर जो कार्बन चेन है वो ग्लाइकोलाइसिस के अंदर ऑक्सीडाइज होगी या क्रेब्स साइकिल में होगी। कार्बन चेन जो होती है लीवर में प्रोड्यूस होती है, एमसीक्यूज है। जो आर ग्रुप होता है वो डिटरमाइन करता है कि कार्बन चेन ऑक्सीडाइज कहाँ होगी। एक कार्बन चेन होती है लीवर में बनती है, जहाँ पर अमाइनो एसिड अंडरगो डीअमाइनेशन। जब अमाइनो एसिड कब ये बनती कब है, जब आपका अमाइनो एसिड है इसकी डीअमाइनेशन होती है, जिससे अमोनिया बनता है और अमोनिया यूरिया साइकिल में एंटर हो जाता है। ये डीअमाइनेशन होती है तो रिमूवल ऑफ अमाइनो ग्रुप। ठीक है, डीअमाइनेशन किसको कहते हैं, रिमूवल ऑफ अमाइनो ग्रुप को। तो अमाइनो ग्रुप बिकम अमोनिया विच इंटर द यूरिया साइकिल एंड बिकम पार्ट ऑफ यूरिया। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस। और ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये कि 36 एटीपी किस तरह मिलते हैं और वहां से कितने बनते हैं, और यहाँ से हमें सारा एटीपी गेन भी नजर आ रहा है। सो जस्ट लर्न दिस और इसकी प्रैक्टिस करो, इसके एमसीक्यू को सॉल्व करो। ठीक है, सो बेस्ट ऑफ लक विद दिस। एंड अब हम आगे जो है हम एक फोटो इंस्पिरेशन की बात करेंगे, जो फोटो इंस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी वजह से प्लांट जो है ना, जितने एटीपी बना रहे होते हैं वो बना नहीं पाते। क्यों नहीं बना पाते और फोटोसिंथेसिस के ऊपर इसका क्या इफेक्ट होता है, हम इसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।